फायर ऑकर्ड हुआ 15 सितंबर को। वो ये वही सम्स है ना, वो जो अपने बात किए थे अबो वाला से। हाँ ठीक है। तो देखो यहाँ पे बोला है कि कहना स्टॉक एट कॉस्ट 1/1/2020 को ओपनिंग स्टॉक दिया। तुमको बता रहा आग कब लगा, सितंबर 21 में। यानी तुम बना रहे हो 2021 के लिए, तुम्हारा करंट ईयर 2021 है और 2020 तुम्हारा पिछला साल है, जिसको पकड़ के तुम वो निकालोगे परसेंटेज ऑफ जीपी। तो देखो 2020 का अगर पीएल बनाओगे नॉर्मली तो क्या बनाओगे, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 2020 का 40,000, तुमको क्लोजिंग स्टॉक 2020 का दिया है। हाँ 1/1/21 का ओपनिंग स्टॉक दिया है, मतलब एक क्लोजिंग स्टॉक भी दिया है 5,500। तुमको बता रहे 2020 का परचेज 80,000, तुमको बता रहे सेल 2000 1,20,000। तो तुम्हारा जीपी क्या आ जाएगा, 180 माइनस 120 60,000 आएगा। तो 60,000 डिवाइडेड बाई 1,20,000 इंटू 100 जीपी परसेंटेज आ जाएगा जी 50%। ठीक है, लेकिन अब ये तो सर पिछला साल का हम बना लिया, मेरा निकल गया जीपी परसेंटेज। अब ये देखो जो सम करंट ईयर का डेटा दिया है वो क्या क्या दिया है। मेरे को सम बता रहा है करंट ईयर में तुम्हारा परचेज 1 तारीख से लेके आग लगने वाले डेट तक का, सेल भी बताया आग लगने वाले से 1 तारीख से लेके आग लगने वाले डेट तक का। और क्योंकि ये क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का दिया, मतलब इस साल का ओपनिंग स्टॉक भी दे दिया। अब मेरे को एक बात बोला, ड्यूरिंग द ईयर तुम्हारा कॉस्ट ऑफ परचेज जो है ना वो 10% से बढ़ा है इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर, और तुम्हारा सेलिंग प्राइस हैज गॉन अप बाय 5%। ठीक है, इस टाइप का सम जब देगा तो आपको मेमोरेंडम ट्रेडिंग जब बना रहे हो ना, आपको एक काम करना पड़ेगा, आपका यहाँ पे जीपी बैलेंसिंग फिगर निकलेगा। ठीक है, कैसे आप क्या करोगे, यही डेटा अगर लास्ट ईयर होता तो क्या होता। सर लास्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक इस साल का ओपनिंग 4,500 है ना, तो लास्ट ईयर का भी अगर यही डेटा लास्ट ईयर आता तो ओपनिंग तो 60 ही रहता। लेकिन परचेज में क्या होता, सर मेरा परचेज आग लगने वाले पीरियड का कितना है, 1,76,000। हाँ 1,76,000 का करंट ईयर, और ये 10% से बढ़ा है। तो पिछले साल अगर होता तो कितना होता, मतलब विदाउट दीज चेंजेस, इन्फ्लेशन के कारण चेंज हो रहा है ना ये, तो विदाउट इन्फ्लेशन कितना होता, तो 176 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 1,60,000 आता, देख लो। ठीक है, वैसे ही बेटा जी तुमको सेल बता रहे 2,10,000, तुम यहाँ भी 2,10,000 लिखते। ठीक है, लेकिन ये 2,10,000 5% से बढ़ा हुआ है, तो मतलब 2,10,000 जो है वो 105% है। तो 5 कितना 100 कितना होता, 2 लाख। तो अपने बात कर रहे हैं यहाँ पे, देखो मेरे को ये 60 मिल गया, विदाउट इन्फ्लेशन 160 होता, इधर में 2 लाख होता। बेटा जी हमको पता है हम 50% प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं, तो मेरा 2 लाख अगर लास्ट ईयर का है सेल, तो 2 लाख का 50% 1 लाख मेरा जीपी होता, तो मेरा इस साल का क्लोजिंग स्टॉक निकल जाता है 1,20। जी सर। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा बेटा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक अगर 1,20,000 है बैलेंसिंग फिगर, लास्ट ईयर का 1,20,000 निकल जाएगा ना बैलेंसिंग फिगर। हाँ सर। तो बेटा जी तुम्हारे को तो पता है तुम्हारे पास जो स्टॉक बचा है कहाँ से बचा है, परचेज में से ना, परचेज से। और परचेज कितना % बढ़ा है महंगाई के कारण, 10%। तो ये भी 10% बढ़ता तो 1,32 होता। 1,20,000 का 10% कितना होता, 12,000। 12,000 का 10% बढ़ता तो 1,20,000 में 12,000 ऐड करते तो 1,32, और तुम्हारा जीपी बैलेंसिंग फिगर निकलता। हालांकि यहाँ जीपी का हमको कोई जरूरत नहीं है, ये वाला जीपी का है ना 1,06,000 का। ठीक है, वो प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने के लिए बना लिया, तुमको चाहिए था तो 1,32।
क्लियर है? अब तो ठीक है सर, 132 है, सैलवेज 4000 है, मेरा क्लेम 1,28,000 होता, और मान लेते हैं मेरा फुल्ली इंश्योर्ड है तो हम पूरा 1,28,000 ही क्लेम पा जाते। तो यहाँ पे जो वर्किंग बना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का, पता नहीं क्यों बना है ये रॉन्ग है। हाँ, क्या उसका कोई जरूरत फिगर नहीं। कहीं पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। एग्जैक्टली मेरा पॉइंट यही था, ये 66 तो ये रिफ्लेक्ट ही नहीं करे, कहाँ से लाया, क्यों लाया? ठीक है, इसको कोई मतलब नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहे हो आप। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हुआ देखते हैं। बोल रहा है मिस्टर एक्स का गोडाउन है जो कि 1 जून को डिस्ट्रॉय हो गया फायर से, और इंश्योरेंस कराया हुआ था 60,000 का। तुमको बैलेंस शीट दिया है 31 दिसंबर 2021 का, वहां पे बता रहा है स्टॉक कितना है इंक्लूडिंग गुड्स सेल्ड बाई एजेंट, 36,000 का मेरा स्टॉक है, उसमें से 2,000 का गुड्स एजेंट के पास है, इंक्लूडिंग है, मतलब 34,000 मेरे फिजिकली गोडाउन में है हाँ, और 2,000 मेरे एजेंट के पास पड़ा, तो है तो मेरा ही क्लोजिंग स्टॉक ना, हाँ सर। तो हम उसको पूरा ही लिखेंगे। मेरे को डेटा भी बताया है पिछले साल के एंड में 70,000 का है। अब मेरे को क्या इंफॉर्मेशन दिया, और ये ट्रांजेक्शन अप टू 31 मई 2022 बोल रहा है डेटर से मेरा कैश रिसीव हुआ है 3,40,000 का, मेरा बैड डेट हुआ है 3,500 का, मेरा क्लोजिंग डेटर और क्लोजिंग 31 मार्च जिस दिन आग लगा है उसके ठीक पहले वाला दिन 1 जून को आग लगा है, तो ठीक पहले वाला दिन तक डेटर और क्रेडिटर कितना है वो भी बता दिया, कैश पेड टू क्रेडिटर बता दिया, और डिस्काउंट रिसीव भी बता दिया। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या बोला है, डेटर ऑन 31 मई 2022 इंक्लूड्स एन अमाउंट ओइंग फ्रॉम द एजेंट फॉर द सेल ऑफ 4,000 रुपया लेस 10% कमीशन एंड इज एक्सपेंसेस 100 रुपया। तो डेटर में एक अमाउंट इंक्लूड है जो हम एजेंट से पैसा पाते हैं 4,000 रुपया, मतलब मेरा एजेंट माल बिकवाया था, डेटर एजेंट को दे दिया होगा, ठीक है ना, तो हम एजेंट से उतना रुपया पाता है, उस पर एजेंट लेकिन 10% कमीशन भी काटेगा और 100 रुपया उसका खर्चा भी लगा वो भी काटेगा, और ये एजेंट स्टिल हेल्ड द सेड गुड्स वैल्यू ₹3,600 सेलिंग प्राइस, और एजेंट के पास 3600 रुपया का क्लोजिंग स्टॉक भी पड़ा है। इसके अलावा हमको बता रहे हैं सेल फॉर द पीरियड इंक्लूड 1600 फॉर विच गुड द सेलिंग प्राइस हैज रिड्यूस्ड बाय 50% एंड ऑल्सो 6,000 रिड्यूस्ड बाय 25%। हम मेरा सेल में दो फिगर ऐसा है जिसका एक का कॉस्टिंग 1600 रुपया, सेल वैल्यू 1600 रुपया है और वो 50% से रिड्यूस होकर रखा है, मतलब मार्केट में कम जिस दाम में बिकना चाहिए उस दाम में बिकेगा नहीं, और वैसे ही एक और सेल वैल्यू है 6,000 जो कि रिड्यूस बाय 25% है। तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट का परसेंटेज बता दिया, नॉर्मल मार्कअप इज 50% ऑन कॉस्ट, और यही तुम आगे एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट है वो ऊपर वाले को छोड़ के। अरे सर ऊपर वाला में तो हमको पता ही है कि 50% वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, 25% वैल्यू रिड्यूस हो रहा है, बाकी जो गुड्स बिकता है उसमें 50% ऑन कॉस्ट हम प्रॉफिट कमाते हैं। तुमको बता रहा ऑल गुड्स वे डिस्ट्रॉयड एंड देयर इज नो सेल्वेज वैल्यू, तो बात तुम्हें काम आता। अब सर यहाँ पंगा क्या है बेटा, जब हम लोग नॉर्मली बनाते हैं पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट, उससे जीपी परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, और फिर करंट ईयर में जिस दिन से लेके करंट ईयर के बिगिनिंग से लेके आग लगने वाली डेट तक का ट्रेडिंग अकाउंट, जहाँ पे हम ओपनिंग स्टॉक, परचेज, जीपी, सेल करते हुए क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंसिंग के लिए निकालते हैं। ये चैप्टर का थीम लाइन यही है ना, हाँ सर। लेकिन सर जी यहाँ पंगा है क्योंकि हमको जो डेटा डायरेक्ट चाहिए वो इस सब में गिवन नहीं है, हमको एक एक करके निकालना पड़ेगा। हमको सेल चाहिए वो हमको गिवन नहीं है पूरा, है ना, हाँ सर। हमको परचेज चाहिए वो भी हमको पूरा गिवन नहीं है कि एक तारीख से लेके आगे लगने वाले डेट तक कितना परचेज किए, कितना सेल किए, उसके लिए हमको डेटर और क्रेडिटर का पहले अकाउंट बनाना पड़ा। तो डेटर का बेटा तुमको ओपनिंग बैलेंस दिया है, हाँ दिया है, सही है ना, 70,000। इस बार डेटर से कैश कलेक्शन भी बताया है, बेड डेट भी बताया है, और डेटर का क्लोजिंग बैलेंस भी बता रहा है, ठीक है ना। तो इनसे पुट करके हम क्रेडिट परचेज क्रेडिट सेल निकाल सकते हैं ना। ये देखो 70,000 ओपनिंग, कैश रिसीव 3,40,000, बेड डेट 3,500,
लेकिन जो तुमको क्लोजिंग बैलेंस बता रहे हैं 70,000, उसमें थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ बोला है ना डेटर जो 31 मार्च को इंक्लूड कर रहा है, उसमें से 4,000 एजेंट का सेल है जो कि 10% लेस कमीशन और उसका 1,100 रुपया खर्चा भी है, ठीक है ना। जी। उसका वैल्यू एजेंट तुम्हारा 4,000 का माल बिकवाया है ना, हाँ सर। तो उसका तुम कॉस्ट निकालो 2/3 वही, और एजेंट के पास जो माल पड़ा उसका भी कॉस्ट निकालो। तो एजेंट के पास 5067 का माल एजेंट के थ्रू गए, तो उसमें से लेस कर दो ओपनिंग वाला। ओपनिंग वाला का कॉस्ट ही बोले, क्योंकि यहाँ पे देखो स्टॉक में बता रहे हैं, वो बैलेंस शीट में तुम्हारे स्टॉक में बता रहा है, स्टॉक में ये देखो स्टॉक में बता रहे 2,000 का माल एजेंट के पास है। स्टॉक तो एट कॉस्ट ही होता है ना, मतलब ओपनिंग वाला में प्रॉफिट इंक्लूडेड नहीं है, वो अलग ही है। तो अल्टीमेटली स्टॉक एट एजेंट कितना पड़ा है अभी 3067, हाँ। ठीक है। जी सर। 67 66,500 कहाँ से मिला? हाँ ठीक है, तो वो डेटा का क्लोजिंग में आ जाएगा, माइनस हो जाएगा ना वो। तो तुम्हारा डेटा 70,000 है क्लोजिंग का, उसमें से वो 3,500 एजेंट वाला हटा दो, तो तुम्हारा 66,500 का। माइनस क्यों करेंगे, मतलब वो भी तो डेटर में इंक्लूड ही होगा ना, अभी तक मिला तो नहीं हम। तुम्हारे गोडाउन में तो वो माल है और नहीं ना। डेटर देखो, एक बात समझो, एजेंट को अंकिता हम लोग यहाँ सेपरेट कर दे रहे हैं पूरा, क्योंकि गोडाउन में जब आग लगा तो एजेंट वाला ट्रांजेक्शन से मेरा कोई मतलब नहीं होना चाहिए ना। हम अगर उसको, मेरा तो सब कुछ में इंक्लूडेड है ना सब कुछ, लेकिन हमको एजेंट वाला फिगर्स को अलग रखना है। सिर्फ मेरे वाला फिगर्स को देखना था कि गोडाउन में मेरे कितना माल था वो निकल सके आग लगने वाले दिन, ठीक है ना। तो अगर हम इसको बैलेंस शीट में डालेगा तो ये मेरा निकल गया सेल्स, इस बार का सेल। ऐसे भी तुम ठीक बोल रहे हो, अरे बैलेंस सीडी में 70,000 का माल तुम्हारे हिसाब से है, लेकिन जो 3,500 का एजेंट माल बिका दिया वो भी तो सेल में आएगा ना, तो इधर लिखोगे तभी तो ऐड होगा फिगर। क्रेडिट में अगर पूरा 70 लिख दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा ना, वो तो तुम्हारा वाला डील नहीं है ना। हाँ, तो तुमको तुम्हारा वाला सेल निकल गया 3,40,000, क्योंकि बाकी सारा आइटम तुम्हारे स्टॉक पे ले रहे हो, तुम एजेंट का माल नहीं इंक्लूड कर रहे हो, क्योंकि गोडाउन में जब आग लगा तुम्हारे पास का स्टॉक है, उससे मतलब है हमको। अब एजेंट के गोडाउन में जो माल पड़ा रह जाए निकल जाए, वो तुम्हारा थोड़े न जल गया, तो एजेंट का सब कुछ हटा दो। बात क्लियर? जी सर। हाँ, तो मेरा 3,40,000 का सेल्स निकल कर आ गया, ठीक है। वैसे हम क्रेडिटर से परचेज निकालेगा, तो मेरा ओपनिंग क्रेडिटर कितना है 20,000, मेरा क्लोजिंग क्रेडिटर कितना है 30,000, और क्रेडिटर से हमको डिस्काउंट मिला 1,000 का, और क्रेडिटर को हम पेमेंट किए हैं 220 का। तो हम ये सब पुट करेंगे तो देखो ओपनिंग बैलेंस 20,000, क्लोजिंग 30,000, डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000, पेड 2,20,000। तो अल्टीमेटली मेरे इस बार का परचेज भी आ जाएगा। अब हम बना सकते हैं गोडाउन का स्टॉक, कि गोडाउन में कितना माल जला, जिस दिन कितना स्टॉक था। मेरे को अल्टीमेटली बनाना ये है, तुम ट्रेडिंग बना लो, बात तो एक ही हो गया। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, तुम्हारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था 36, लेकिन दो तो तुम्हारे पास था ही नहीं, तो तुम्हारे पास ओपनिंग, तुम्हारे गोडाउन में 34,000 का माल था, तुम क्रेडिटर से परचेज करके 231 लाख ये भी ले लिए। तुम्हारा इस बार जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब ये गौर करना, तुम 1,600 का एक माल बेचे हो, ठीक है, जिसका नॉर्मल सेलिंग प्राइस कितना होता, क्योंकि तुम उसको 50% पे बेची हो, है ना। तो नॉर्मल सेलिंग प्राइस 3200 होता, 1,600 का डबल। तो यानी इसका, अगर इसमें अब मेरे को मेरा नॉर्मल फिगर मिल गया, अब हमको उसका कॉस्ट निकालना है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली जब स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं यहाँ पे सेल नहीं चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए। स्टॉक में सारे फिगर कॉस्ट पे होते हैं ना बेटा। तो 3200 अगर है तो उसका अगर तुम बोलोगे 2/3 तुम्हारा प्रॉफिट, 1/3 तुम्हारा प्रॉफिट मार्जिन है सेल पे, तो 2/3 तुम्हारा उसका कॉस्ट होगा, तो 2133। वैसे ही एक और 6,000 का माल है,
बोला ना यहाँ पे 6000 का एक सामान है हाँ जिसको किस दाम में बेचे, रिड्यूस बाय 25%, यानी डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, वो भी किए, कितना निकल कर आया 4500। तो तुम्हारा 8000 है बेटा, 6000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, क्या किए अच्छा 8000। जैसे 1600 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100 करोगे ना, हाँ वैसे 6000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 करोगे, इसका वैल्यू आ गया 8000। तो 8000 का अगर 1/3 सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो 2/3 कॉस्ट है, तो 5333। ठीक है, अब देखो तुम्हारा टोटल सेल 3,40,000 था उधार का, ये देखो टोटल सेल तुम्हारा उधार का कितना था 3,40,000, तुम निकाले थे डेटा अकाउंट बना के, ये रहा डेटा अकाउंट बना के 3,40,000 निकाले थे। हाँ तो बेटा जी अगर टोटल सेल 3,40,000 है, उसमें से एक ये 1600 और ये 6000 वाला हटा दो, तो बैलेंसिंग फिगर 3,32,400। तुम वहाँ पे 50% मार्कअप पे बेचते हो, मतलब ये 3,32,400 जो है वो 150 है, तो 50 कितना होगा, सॉरी 100 कितना होगा, ये आ जाएगा 221,600। तो तुम्हारा टोटल जो कॉस्ट है, जो माल बिका उसका कॉस्ट, तीनों जोड़ेंगे तो 229,066। ये तुम्हारा कॉस्ट गोडाउन स्टॉक में क्रेडिट में आ जाएगा, क्योंकि गोडाउन में जब जब माल आ रहा है तो डेबिट में लिख रहे हो, माल कम हो रहा है तो क्रेडिट में लिख रहे हो। एजेंट के पास जो स्टॉक है वो तो तुम्हारे गोडाउन में नहीं है ना, नहीं उसको हटाओ, तो स्टॉक डिस्ट्रॉयड बाय फायर तुम्हारा 32,867, इतना का तुम क्लेम। क्लियर है, हाँ तो ये था तुम्हारा, इस लेवल का सम नहीं देगा डोंट। ये सिर्फ समझाने के लिए था कि डेटर और क्रेडिटर अकाउंट बना के तुम वो सेल परचेज निकाल के ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते, दिखाना यही था तुम्हें। ठीक है, सर मटेरियल में दिया है तो कभी तो आया होगा तो एग्जाम। नहीं, ये एग्जाम में आया हुआ इसलिए मटेरियल में दिया कोई पॉइंट नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए वो बुक लेने कल सैटरडे है ना, तो कल हम वहाँ जा रहे हैं लॉ पॉइंट, हम अकाउंट्स का बुक अरेंज करने जा रहे हैं जिसमें बहुत सारा सम प्रैक्टिस के लिए भी सॉल्व CMA लेवल के हिसाब से। हाँ, तो हम जा रहे हैं ढूंढने, अगर मिला तो हम कुछ लेके आएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बोलो। लॉस ऑफ क्वेश्चन 9 इसी का ही स्टॉक का, नहीं नेक्स्ट ये प्रॉफिट लॉस ऑफ प्रॉफिट का। अच्छा तो पेज नंबर 523 में। अच्छा 523 ये बोलो। हाँ सर, यहाँ पे जो मतलब ये समझ करें क्या, सर मैंने ये फर्स्ट वाला और सेकंड पोर्शन तक किया है। मतलब आपने जीपी निकाल लिया है क्या? हाँ सर जीपी निकल गया। मतलब लॉस ऑफ जीपी, हाँ लॉस ऑफ जीपी भी निकल गया, मतलब ये निकल गया 36,000 तक। हाँ ठीक है, या एडमिसिबल एडिशनल एक्सपेंस में दिक्कत है? यहाँ पे हाँ चलो क्वेश्चन बढ़ते हैं। एडिशनल एक्सपेंस क्या दिया आपको? दिया था ये रहा, इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल रुपीज 12,000, और जिसमें आप सेविंग निकली है 4.5 ड्यूरिंग द डिसेप्टेड पीरियड। ठीक है, तो ये कहानी आपका है। अब आपको यहाँ पे क्या क्या यूज करना है? पहला तो एक्चुअल 12,000, दूसरा होता है जितना मेरा हुआ इंटरप्टेड पीरियड में सेल हुआ इनटू जीपी परसेंट। तो इंटरप्टेड पीरियड का सेल कितना है मेरा?
सेल तो 67,500 है दिया हुआ। और ये क्या करती है? 30,000 लिए। यहाँ पे 30,000 लिए। 30,000 कहाँ से? 30,000 है। टर्नओवर यहाँ पे है, टर्नओवर ड्यूरिंग द डिस्ट्रक्टेड पीरियड है 67,500। ये रहा। और ये लोग सोल्यूशन में क्या लिया? 30,000 इंटू 20% कर दो। 30,000 कहाँ से है कहीं पे 30,000 कुछ गिवन? नहीं सर, ये लोग ब्लंडर किए। यहाँ पे एक रिड्यूस टर्नओवर अवॉर्डेड वो वाला है 30,000 वाला वर्किंग कैपिटल है। रिड्यूस टर्नओवर अवॉर्डेड रिड्यूस टर्नओवर फॉर इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल। इस लाइन का मतलब क्या है? मतलब आप इतना टर्नओवर को घटने से बचा लिए वर्किंग कैपिटल बढ़ा के। आपका वर्किंग कैपिटल बढ़ गया ना, हाँ। इतना आप टर्नओवर घटने से अवॉइड कर लिए। मतलब ये है क्या बोल रहे हो? यहाँ पे टर्नओवर तो 30,000, क्या बोल रही हूँ, वर्किंग कैपिटल तो 12,000 ही लिया हुआ है ना सब में। हाँ ठीक है, वो एडिशनल एक्सपेंस है बेटा। आपको ये दूसरा वाला आइटम में निकालना क्या होता है वो सुन लो। दूसरा वाला आइटम में आपको निकालना है कि इंटरप्टेड पीरियड में कितना का सेल कर लिए ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। मेरा बात सुनना गौर से, ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस आप कितना का सेल कर लिए इन इंटरप्शन पीरियड। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन में बेटा आपको ये फिगर कभी देता नहीं, ये 30,000। तो आप मान लेते हो कि इंटरप्टेड पीरियड में जो सेल हुआ ना वही मेरा सेल है इन ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन क्योंकि इस क्वेश्चन में आपको ये 30,000 दे दिया कि ये एडिशनल खर्चा के कारण तुम कितना का सेल करवा लिए, तो ये 30,000 क्वेश्चन में दे दिया। अगर ये नहीं देता तो हम मानते जो मेरा इंटरप्टेड पीरियड का सेल है वही ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंस हो पाया, वरना तो सेल 0 होता वो इंटरप्टेड पीरियड में। ठीक है, बट क्योंकि यहाँ दे दिया इसलिए बोलिए। ये आपका हो गया 30,000, 3.20% 6,000। और दूसरा फॉर्मूला क्या? नेट प्रॉफिट प्लस इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस। तो 36,000 प्लस 72,000 डिवाइडेड बाय ये भी 36,000। तो यहाँ पे 6,000 कैसे आया? वो 72,000 होगा ना। इन शॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस क्या? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस अब ऑल स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में क्या गिवन है? देखो फिगर तो दिया ही नहीं है। तो देखो pperiod sum insured, sales, net profit, rate of GP, standing turnover, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कहाँ दिए? ये रहा, वो ये रहा, ये रहा। ऑल स्टैंडिंग चार्जेस तो कुछ दिया नहीं है। तो आपने बोला था कि हम लोग उसी को मतलब पूरा को ही टोटल इंश्योर ही मानते हैं। ये लोग गलती की। आप यहाँ करोगे वही 36,000 प्लस 72,000। ठीक है, ये लोग गलती की। ये लोग शायद गलती से 6,000 यहाँ ऐड कर लिया। हाँ सर, यहाँ पे जो स्पेशल क्लॉज बोला है वो एक बार समझा भी आ रहे हैं। ये नेट क्लेम वाला, तो ये नेट क्लेम वाला बोल रहे हो तो यहाँ पे तो इंक्रीजिंग जीपी बाय 2% दिया है और इंक्रीजिंग टर्नओवर स्टैंडर्ड एंड एनुअल। क्वेश्चन ये क्लियर है यहाँ तक? हाँ सर। अब ये तीनों में जो लोअर आएगा वो 6,000 ही आएगा। ठीक है, हाँ। अब आते हैं वो लाइन पे जो आप बोल रहे हो। क्या है वो लाइन? ये रहा
स्पेशल क्लॉज स्टिपुलेटेड, तुमको मान के चलो तुमकी जीपी तुम्हारे इस बार 2% से ग्रोथ करेगा, तो जीपी रेट तुम्हारा नॉर्मल 18 है ना। याद है हम बोला था ये बात कि आपको जनरली जीपी रेट आप पिछला साल को देख के कैलकुलेट कर लेते हो। हाँ वो 20% हो गया। हाँ वो 20 हो गया। और तुम्हारा बोल रहा है इंक्रीज इन टर्नओवर, स्टैंडर्ड एंड एनुअल दोनों ही। बेटा जी तुम्हारा स्टैंडर्ड और एनुअल टर्नओवर पिछले साल का है ना, तुम मान रहे हो वो भी 10% से बढ़ जाएगा इसमें। समझे? तुमको क्वेश्चन बता रहा है, देखो बात समझो, तुम्हारा ये जो सेल है, ये जो जीपी परसेंटेज है, सब पिछला साल का एस्टिमेटेड है ना, जिनको तुम मान ले रहे हो इस साल भी उतना ही होगा। लेकिन अगर तुमको ये बोल रहा है पिछला साल इतना था, बट उसमें हर साल का कुछ ग्रोथ नहीं होगा, हर साल वो उतना ही रह जाएगा, तब बिजनेस क्या कर रहे हो? पॉइंट। तो बेटा जी क्वेश्चन आपको बता रहा है कि आपका स्टैंडर्ड और एनुअल टर्नओवर दोनों ही 10% करके बढ़ जाएगा इस साल, तो आपको वो भी तो बढ़ाना पड़ेगा क्वेश्चन में। हाँ तो बस ये दोनों आपको बताया, दोनों फिगर को इंक्रीज कर लो इतना परसेंटेज, ठीक है? नहीं बोलो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हुआ? ऐसा वाला सम बेटा ये तुमको बता रहा है कि सेल का कितना परसेंटेज करके बढ़ा, वो परसेंटेज निकालने के लिए देखो बढ़ते हैं। अब फायर ऑकर्ड ऑन मार्च 15 इन द प्रेमाइसेस ऑफ ओमेगा लिमिटेड, अ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी वाज टेकन बाय ओमेगा लिमिटेड फॉर 80,000, द इंडेमनिटी पीरियड फॉर 3 मंथ, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020 वॉज 56,000। पिछले साल का बता दिया, नेट प्रॉफिट 56,000 था। और स्टैंडिंग चार्जेस ऑल इंश्योर्ड है, अमाउंट 49,600। तुमको बोला इंश्योरेंस क्लेम फॉर द फॉलोइंग डिटेल अवेलेबल फ्रॉम क्वार्टरली सेल टैक्स रिटर्न्स, तुमको क्वार्टरली सेल टैक्स का रिटर्न दिए। क्या बता रहे हैं वो कि जनवरी अच्छा, तुमको 2018 का चारों क्वार्टर का अलग सेल दिए, 2019 का भी चारों क्वार्टर का अलग सेल दिए, 2020 का भी, 2021 का भी, ठीक है? और तुम्हारा जो क्वार्टर जिसमें आग लगा, आग कब लगा? मार्च 15, 2021 को, और 3 महीना बिजनेस सैंपल रहा। तुमको यहाँ पे 2000 पिछला 4 साल और 3 महीना जो बिजनेस सैंपल रहा ना, नहीं ये क्या दे रहे हैं, कब आग लगा? 15 मार्च। मार्च टू जून का वैल्यू तो तुमको डेटा आ रहा है कि तुम्हारा 2016 मार्च 2020 से 31/3/2020, ये 15 दिन लगभग है ना। फिर यहाँ 16-21 का भी हुए 15 दिन। अच्छा यहाँ पे तुमको 16 जून से 30 जून और 16 जून से 30 जून 2020 और 21 का भी सेल्स का डेटा दिया। तुमको हिसाब से देखा जाए तो 2018 का चारों क्वार्टर, 2019 का चारों क्वार्टर, 2020 का चारों क्वार्टर, 2021 का चारों क्वार्टर का सेल दे दी, और तुमको 2020 और 21 का वो मार्च का 15 दिन और जून का 15 दिन का सेल दिया, ठीक है? मार्च का 15 दिन और जून का 15 दिन क्यों दिया? क्या करवाना चाह रहे? मार्च 15 को आग लगा था, तो हम समझ सकते हैं मार्च का 15 दिन का सेल दिया, बट मार्च का 15 दिन का सेल क्यों दिया? तुम्हारा इंडेमनिटी पीरियड तो 3 महीने का, तो 15 मार्च से 3 महीने तक का सेल देना चाहिए था ना, हर साल का। ठीक है, देखते हैं क्या भाई, हम देख रहे हैं यहाँ पे डेट हमको कुछ ब्लंडर लग रहा है, बट देखते हैं। तुमको यहाँ बता रहा है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ प्रॉफिट, ये तो बात का बात हो गया, जीपी लॉस निकालना पड़ेगा, ये तो बात का पार्ट है ना, ये तो सम्स का पार्ट है कि जीपी कितना का लॉस हुआ, कितना का सैल्वेज वैल्यू, तो कितना का ग्रॉस क्लेम और फिर कितना का नेट क्लेम।
बट तुमको निकालना क्या है? तुमको बेटा जी असली में क्या चाहिए होता है? सर हमको नेट प्रॉफिट और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्ज पता है, तो हम जीपी तो निकाल सकते हैं। यहाँ हमको नेट प्रॉफिट और स्टैंडिंग चार्ज पता है, एकदम स्टेप फॉलो करते हैं। पहले हमको क्या क्या चाहिए होता है। सर पहला स्टेप में हमको जीपी लगता है, तो मेरे को जीपी निकलता है नेट प्रॉफिट प्लस स्टैंडिंग चार्ज। तो ये रहा मेरा जीपी, नेट प्रॉफिट 56,000 और स्टैंडिंग चार्ज 49,600। तो दोनों का ऐड करके पिछला साल का जीपी आ जाएगा। हाँ सर। लेकिन अब हमको चाहिए जीपी परसेंटेज, अगला आइटम है, ठीक है ना? क्योंकि हमको पहले शॉर्ट सेल तो हम निकाल लेगा, जी। लेकिन जीपी पे जीपी परसेंटेज अप्लाई करना पड़ेगा ना हमको, तो वो हमको चाहिए, और वही निकालने के लिए ये डेटा काम आएगा टर्नओवर का। समझे? तो ये देखो 2018 का सेल निकाला, 2019 का सेल निकाला, 2020 का सेल निकाला, ठीक है? अब देखो पहले 2019 18 और 19 को कंपेयर किया, और 19 और 20 को कंपेयर किया। तो पहले 2020 के लिए निकाला, तो टर्नओवर ऑफ द करंट ईयर माइनस टर्नओवर ऑफ द प्रीवियस ईयर। तो करंट ईयर का टर्नओवर कितना है? 2020 का 5,28,000 और प्रीवियस ईयर कितना है? 480। तो 528 माइनस 480 भाई 480। तो मेरा एवरेज परसेंटेज क्या आ रहा है? 10%। सेम चीज 2019 के लिए किया, वहां भी 10% आ रहा है अप्रॉक्स। मतलब मेरा हर साल जीपी 10% बढ़ रहा है। तो एग्जाम में तुमको जो जीपी परसेंटेज दे देता था ना, वो गायब कर दिया। इस डेटा से क्या निकला? वो जीपी परसेंटेज निकला। यहाँ पे देखो बोलिए देयर इज ऑब्जर्व्ड 10% अपवर्ड ट्रेंड। हर साल 10% करके अपवर्ड ट्रेंड है। कितना परसेंटेज जीपी बदलेगा वो निकाले। हर साल मेरा अपवर्ड ट्रेंड है 10% का। नेट प्रॉफिट हमको बोला है मेरा इस बार 56,000। इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस 49,600। तो मेरा जीपी 1,05,600। तो अभी भी हम ऊपर आपको बोला ही था। 2020 का सेल हमको दिया हुआ है 5,28,000। निकाले हो ना खुद ही। 2020 का चारों सेल जोड़ोगे, यह आया 5,28,000, मतलब पिछले साल का सेल। तो रेट ऑफ जीपी, तो जीपी बाई पिछले साल का सेल इंटू 100। तो तुम्हारा 20% का इस बार जीपी है, और तुम ये निकाले इसमें 10% का ग्रोथ भी होगा, 30% होगा। वेरी गुड। हाँ ठीक है, ठीक है। तो अब ये लोग निकाला स्टैंडर्ड टर्नओवर 1 अप्रैल से 30 जून तक। तो देखो ये कितना नालायक लोग है। क्योंकि ये मार्च का वो पिछला 15 दिन ले रहा था ना, जो वो इसलिए ले रहा था क्योंकि तुमको 1 अप्रैल से 30 जून तक का टर्नओवर आई थिंक दिया हुआ क्वेश्चन में ना। देखो हाँ। 1 लाख 2021 नहीं, हाँ। 40,000 है। नहीं 2021 का नॉमिनल 40,000 का। वो इंडेमनिटी पीरियड पर बोला है। इंडेमनिटी पीरियड का बात नहीं करना है यहाँ पे। लोग क्या किया है देखो, ये लोग बोला टर्नओवर फ्रॉम 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20, 1 लाख। और तुमको जो 15 दिन और बच गया ना, ये तो 1 अप्रैल से हो रहा है, लेकिन आज तो 15 मार्च को लग गया, तो 15 दिन का भी तो टर्नओवर चाहिए होगा। तो तुमको ये 1 अप्रैल 20 से 30 जून 20 कहाँ दिया देखो जरा। क्योंकि तुम्हारा आग लगने वाला डेट क्या है? पिछले साल ठीक 3 महीना देखेंगे ना, पिछला साल यहाँ 15 मार्च को आग लगे और 3 महीने डिस्ट्रक्टेड रहा बिजनेस। तो ये लोग 15 मार्च से लेके जो ये 15 दिन है 31 मार्च 2021, तो सेम पीरियड हमको पिछले साल का 3 महीना चाहिए और ये 15 दिन भी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखो 2020 का ये रहा 1 अप्रैल से 30 जून 1 लाख,
और प्लस वो 15 दिन का टर्नओवर भी 28,000 है ना। 1,28,000 का टर्नओवर हुआ उस पीरियड में। और सेम तुम्हारा अभी पिछले साल का माइनस कर दो कि तुम्हारा 1,04,000 का टर्नओवर है, जिसको 10% अपवर्ड ग्रोथ होगा, मतलब 1,14,400 का टर्नओवर होना चाहिए। अब तुम अपना एक्चुअल निकाल रहे हो। ठीक, हाँ टर्नओवर फ्रॉम जून 16 ये लेस क्यों किया? बेटा जी, आप तो 3 ही महीना रहा है ना डिसरप्टेड, तो ये तो 3 महीना 15 दिन निकल जाएगा ना ऐड करने पे। मतलब कुछ नहीं, एग्जाम में सब नहीं देगा, डोंट वरी। बट ये लोग करवाया क्या वो समझो। तुमको करना क्या है, तुमको ठीक देखो, मार्च 15 से जून 15 तक का सेल निकालना है। तुम गौर करो इस बात पे, है ना। स्टैंडर्ड टर्नओवर फ्रॉम मार्च 15 टू जून 15। बट तुमको डेटा एग्जैक्टली मार्च 15 से जून 15 तक का अवेलेबल है क्या? नहीं है। चलो क्या किया सर, वो 15 दिन का ऐड किया और वो जो 3 महीना दिया है वो ऐड किया, और उसमें वो जो 2020 का 15 दिन है ना पिछला, वो माइनस कर दिया, तो आ गया ना 3 महीना का टर्नओवर। अब उसमें 10% का ग्रोथ यानी 1,14,000 का टर्नओवर होना चाहिए था। अब सेम तुम्हारा वाला किया 2021 के लिए, तुमको टर्नओवर दिया ना 40,000 लिमिटेड पीरियड का। अच्छा, वही ठीक पिछला 15 दिन जो ऐड करते हैं वो नील है, देख लो यहाँ पे नील है, तो वो ऐड कुछ नहीं होगा, लेकिन माइनस होगा 15 दिन का 6,000। तो 6,000 माइनस किया तो तुम्हारा टर्नओवर एक्चुअली 34,000 हुआ। तुम सोच रहे थे 1,14,400 हुआ 34,000, तो 80,400 का शॉर्टफॉल। अब तुम्हारा जीपी परसेंट 20%, तो 16,080 का जीपी लॉस। ये देखो 16,080 का जीपी लॉस, सेल्वेज नील, तो ग्रॉस क्लेम 16,080। ठीक है। ये नेट क्लेम का एवरेज क्लॉस का फॉर्मूला लगा, तो क्रॉस क्लेम इनटू पॉलिसी वैल्यू बाय इंश्योरेबल वैल्यू। इंश्योरेबल वैल्यू दिया है क्या, देख लो पहले। नहीं दिया नहीं है। इंश्योरेबल वैल्यू का फॉर्मूला लगेगा एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर इनटू जीपी रेट। एडजस्टेड एनुअल टर्नओवर बाप रे बाप, इस समय एग्जाम में आएगा तो कोई नहीं अटेंड करे। लेकिन देखो पहले क्या किए, पहले एनुअल टर्नओवर निकाले, ठीक है, उसको फिर एडजस्टेड किया, 10% ग्रोथ है ना, उसको एडजस्ट किया, फिर उस पर जीपी रेट निकाला। पहले देखो ना, मार्च से लेके पूरा एनुअल टर्नओवर निकाले जोड़ के, उसके बाद उस पर 110% यानी 10% ऐड किया, एडजस्टेड करना है ना उसको, फिर उस पर 20% जीपी मार्जिन निकाला है, तो तुम्हारा एवरेज क्लॉज यानी एप्लीकेबल हो रहा है। क्योंकि तुम्हारा पॉलिसी कितना का 80,000 का, जबकि तुम्हारा इंश्योरेंस वैल्यू 1,19,680 का, तो पॉलिसी कम पड़ रहा है, तो वो लगेगा फॉर्मूला एवरेज क्लॉज का। ये एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला लगा, ठीक है। डोंट वरी, एग्जाम में ऐसा समझे फिट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसके बाद एक क्वेश्चन है जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव नंबर न्यूमेरिक प्रॉब्लम्स दिया हुआ है। हाँ, वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 जो है, जो एकदम फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वैसा ही है ना? हाँ एकदम वही बोला। देखो परचेज प्राइस बढ़ जाएगा 20% से, सेलिंग प्राइस बढ़ेगा 10% से, वही सेम आइटम भी है एकदम से। एंड ये जो सेकंड वाला सम है, इसमें एक जगह पे थोड़ा कंफ्यूजन है, वो है कि ये जो अमाउंट ऑफ सेल, मतलब जो एबनॉर्मल स्टॉक हो रहा है, ये जो यहाँ पे जो तो क्या बोल रहे हैं, आइटम ऑफ गुड परचेज इन 2020 जिसका कॉस्ट था 20,000, ठीक है, वैल्यू डेट 12,000 क्लोजिंग पे, तो वहाँ तो अपने को बताइए 12,000 अपने को लिखना पड़ेगा, और जब नॉर्मल लॉस का क्लोजिंग लिखेंगे तो ये कॉस्ट पे लिखेंगे,
लेकिन जब एक्चुअली 3 साल का दिया है, मतलब अच्छा। 2020, 21 और 22 का। हाँ 20 का वैल्यूज नहीं दिया है, 20 का सिर्फ ये जो पोर्शन डिक्रीज हुआ है 20,000 का 12,000 रिवैल्यू हुआ है वो दिया है। 2020। हाँ तो ये ओपनिंग स्टॉक को चेंज कर देगा ना तुम्हारा। हाँ तो मैंने ओपनिंग 2020 का क्लोजिंग दिया है। आएगा। हाँ 2020 का क्लोजिंग दिया है तो 2021 का ओपनिंग हुआ होगा वो। हाँ तो हाँ। उसमें 12,000 लेंगे उसका वैल्यू। बिल्कुल। वैसे सॉल्व किया, उसके बाद वापस बोला है कि उसको उसका हाफ सेल किया है 5,200 में एंड उसको फिर बाकी जो था उसको रिड्यूस किया है 4,800 में हाँ उसका वैल्यू। 2022 में बोला है कि उसका जो वैल्यू था उसका 60% फिर रिड्यूस किया है, वो अमाउंट डालने के बाद वो मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, देखते हैं कि क्या मिलेगा। आप और बिल्कुल सोल ड्यूरिंग 21 5,200 द रिमेनिंग स्टॉक वॉज वैल्यू एट 4,800 and 31,000। 1/4 of the original stock was sold for a transfer price and the remaining stock was valued at 60% of the original cost। ओरिजिनल कॉस्ट तब तो वो रिड्यूस्ड कॉस्ट ही उसका ओरिजिनल कॉस्ट हो जाएगा ना। नहीं उसका मेन ओरिजिनल मेन मतलब वो 20,000 से जो आया है हाँ वो। हाँ ठीक है। आप इसके बाद अपना सोल्यूशन भेज दो आप जो की हो। भेजो अभी और भेजो। अभी तो अभी यहाँ पे तो चेकअप नहीं अभी भेजोगे पीडीएफ बना पाओगे। जहाँ पे काम करो हमको भेज दो, हम आपको वहां से चेक कर लेगा, देख लिया कोई आइटम का मिसमैच हो रहा है जहाँ से ये अमाउंट का गड़बड़ हो। ठीक है सर मैं भेज दूँ। आप भेज दो हम उसको देख लेंगे और संडे की क्लास में आपको बता देगा कि क्या होगा। हाँ सर ठीक है। और कुछ नहीं सर और कुछ नहीं। ठीक है तो ये चैप्टर डन है खाली